Okay, so let's start the remaining part of chapter 8, cell structure and function. So, parts of the cell. First of all, cell membrane. Cell membrane is the outer part of the cell. So, it is the basic component of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allow the movement of substances और materials both inward and outwards. आपको स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सेल मेम्ब्रेन में या बेसिक कंपोनेंट्स में। सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाला पार्ट या अंदर वाला पार्ट साइटोप्लाज्म का होता है और उसके जस्ट अंदर वाला पार्ट न्यूक्लियस का होता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन के, या कह सकते हैं कि द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लूज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो साइटोप्लाज्म है और जो आपका न्यूक्लियस है, ये दोनों जो है सेल मेम्ब्रेन में इनक्लूज्ड रहेंगे। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड द मेम्ब्रेन separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. ये इस मेम्ब्रेन का फंक्शन यहाँ पे बताया गया है कि इसका फंक्शन क्या होता है बेटा। तो जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, ये सेपरेट करता है एक सेल को दूसरी सेल से या सेल के जो सराउंडिंग मीडियम है उनसे। And the plasma membrane is porous and allow the movement of substance or materials both inward and outward. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये पोरस होती है, मीन्स इसमें छोटे छोटे होल्स पाए जाएंगे जिससे ये बाहर वाली सेल के बाहर वाले कंटेंट को सेल के अंदर पहुंचाएगा जरूरत पड़ने पे, और सेल के अंदर के कंटेंट को सेल के बाहर पहुंचाएगा जरूरत पड़ने पे। नाउ प्रोटेक्शन फॉर अ सेल, कैसे प्रोटेक्शन होता है? You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. जो सेल मेम्ब्रेन है, ये शेप भी देता है सेल को। सेल का जो शेप होता है, सेल मेम्ब्रेन उसको शेप देने में भी हेल्प करता है। And in addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plant called cell wall. देखो, सेल जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक छोटी पतली सी मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। जबकि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट भी सेल के बने हुए होते हैं। तो जो प्लांट सेल होते हैं बेटा, उनमें सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, सबसे आउटर लेयर नहीं होती। सबसे आउटर लेयर प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और उसके जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन और होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन होंगी, एक सेल वॉल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड दिस एडिशन लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। और प्लांट को ये सेल वॉल क्या दे रही है? प्रोटेक्शन दे रही है, या प्लांट में प्रोटेक्शन कर रही है। एंड प्लांट सेल नीडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा। और आप सभी को पता है कि भाई हमको ठंड लगती है तो हम अपने घर में चले जाते हैं, हमको गर्मी लगती है तो हम कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, लेकिन प्लांट के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो उसको हाई टेम्परेचर से बचाता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। हाई विंड से प्रोटेक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो भी है उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कांट मूव। इसलिए ये वेरिएशन है, ये प्रोटेक्शन है इसमें, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते हैं। प्लांट एक ही जगह पे स्टेबल रहता है, इसलिए इसको गॉड ने ऐसा इसका स्ट्रक्चर दिया है सेल वॉल के रूप में कि ये प्रोटेक्ट करे सेल को। एंड सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्केंसिया, इलोडिया, रोइया।
यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन केस ऑफ ओनियन। ये आप स्लाइड बनाओगे जब और देखोगे तो आपको सेल दिखाई पड़ेगी। एंड नाउ पार्ट्स ऑफ द सेल, you can see in diagram there are many parts of a cell doing many functions. Let's see some of them in both of the cell. जितने भी सेल के अंदर के पार्ट है ना, हर का फंक्शन अलग अलग होता है और वो सेल के लिए कंबाइंड रूप से फंक्शन कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन बेटा एंड द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है वो पोर्शन आपका साइटोप्लाज्म होगा। एंड ये जेली लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, जैसे जेल होता है ना, जेली आपने देखा होगा घर में, आपने जैम वगैरह खाए होंगे तो उस जैम की तरह का ये सेमी सॉलिड पार्ट होता है। and various other component और ऑर्गेनेल्स, और भी कंपोनेंट हैं, ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें कुछ एग्जांपल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, ये सब आपके सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होंगे, पड़े होंगे, धसे होंगे। एंड यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, हम बाद में इनको पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में जब हम 9 में जाएंगे। ठीक है। तो मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पार्ट होता है ये। एंड इट इज जनरली स्फेरिकल शेप्ड एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये स्फेरिकल शेप का होगा और जो सेल है ना, सेल के सेंटर पार्ट में बीच में आपको दिखाई पड़ेगा। एंड इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। एंड न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे बेटा सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा, ढका हुआ होगा, प्रोटेक्टेड होगा, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस, ये वाली भी मेम्ब्रेन पोरस होगी, इसमें भी होल्स पाए जाएंगे। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें जाना होगा इसी पोरस वाली मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो अंदर जाएंगे और बाहर भी निकल सकते हैं। ओके। एंड न्यूक्लियस कैन बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन। एंड मैंने बताया कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट और होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और पता है आपको ये न्यूक्लियोलस में एक क्रोमैटिन थ्रेड्स होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रोमैटिड या क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। और यही फर्दर जो ह्यूमन बीइंग में या जो प्लांट्स में क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम, यही क्रोमैटिन थ्रेड्स आगे फ्यूचर में क्रोमोसोम बनाते हैं। एंड दीज कैरी जीन एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। मीन्स अब ये क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होगा, आपको पता है कि इनमें क्रोमोसोम पे छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं और ये जीन्स जो आपके फादर से कैरेक्टर आप में आए हैं, जो आपके पेरेंट्स से आप में आए हैं, वो इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से, इन्हीं जीन्स की वजह से वो कैरेक्टर आपको मिलते हैं। तो ये एज अ हेरिडिटरी मटेरियल जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है कैरेक्टर, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। एंड न्यूक्लियस इन एडिशन इज द टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। न्यूक्लियस का रोल बताया मैंने इनहेरिटेंस में होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। एंड एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल। और बेटा न्यूक्लियस जो होता है ना, वो आपके पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है।
एंड द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, जितना भी सेल के अंदर लिविंग कंटेंट है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, सारी कुछ मिला करके ये प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है और ये लिविंग कंटेंट में पाया जाता है। और मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है, लिक्विड है, या जो साइटोप्लाज्म में है, दोनों को कंबाइंडली जब मिला देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो ये जनरली प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है और ये लिविंग सेल्स में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, जैसे लिखा हुआ है इसमें। एंड प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल्स, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सब्सटेंस भी बोला जाता है। क्लियर है? सो लेट्स मूव ऑन। जीन, बेटा जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जीन एज अ इनहेरिटेंस की एक यूनिट होती है। मीन्स जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं फादर मदर से उनके चिल्ड्रन में, वो यही जीन की वजह से होता है। इसलिए इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये कंट्रोल करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. है ना, कि माता पिता की अगर आंखें आपकी ब्राउन है तो बच्चों की भी होती हैं। अगर मदर का हेयर कर्ली है तो बच्चों का भी होता है। तो ये जीन की वजह से होता है। ठीक है, ये जीन की वजह से हो रहा है। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं ना जीन के बेटा, वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो डिफर होते हैं अपने फादर और मदर से। नाउ कम्स ऑन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बेटा प्रोकैरियोटिक जो सेल्स थी वो प्रिमिटिव सेल्स थी, बहुत पुरानी सेल्स थी या कम डेवलप्ड सेल थी। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो हम में, जो प्लांट्स हैं उनमें पाई जाती हैं और वो डेवलप्ड सेल है। ठीक है, डेवलप्ड सेल का इन द सेंस कि जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सब कुछ पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक सेल होती है। लेकिन जिनमें ये सब सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल का वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, क्यों, जैसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है। एंड देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डेवलप्ड नहीं थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी जो डेवलप्ड नहीं थी, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता था। अभी मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियस के से एक मेम्ब्रेन सराउंडेड होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक डेवलप्ड नहीं थे। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल था, जैसे अभी आपने क्रोमैटिन थ्रेड्स पढ़ा, तो ये एक सराउंडेड नहीं था, ये इनक्लोज नहीं था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ही डिस्पर्स फॉर्म में वहां पे पड़ा था ये बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में आएंगे। एंड द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिनमें आद्य न्यूक्लियस, पुरानी न्यूक्लियस पाई जाती है। एग्जाम्पल आपके बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, एंड द सेल लाइक ओनियन सेल एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जैसे ओनियन सेल, प्याज को कट करके हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, या चिक सेल्स ले, अपने चिक की सेल्स लेकर के उसको कट करके वहाँ पे कुछ लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा, साइंटिस्ट ने, तो उनको प्रॉपर न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा, मतलब सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखा, वेल डेवलप्ड फॉर्म में देखा, सारी चीजें प्रेजेंट थी। जैसे आपके उसमें प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट थी, लेकिन यूकैरियोट में सारी चीजें प्रेजेंट थी। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट थे। तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया, ये आपके क्या थे, जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया था कि आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो मतलब बैक्टीरिया और बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके सारी लगभग किसमें आ जाएंगी, यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है बेटा? वैक्यूल्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल में होता है। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? जब आप ओनियन सेल्स कट करेंगे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक ब्लैंक स्ट्रक्चर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, यही आपका वैक्यूल होता है। और वैक्यूल के अंदर जो फूड मटेरियल होते हैं प्लांट्स के या सेल के, वो एनिमल सेल के वो स्टोर होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में या तो वैक्यूल अब्सेंट होगा या बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होगा। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल सिंगल होता है और बहुत लार्ज वैक्यूल होता है, मतलब पूरे सेल का लगभग लगभग ज्यादा पार्ट यही कवर्ड करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड आपका, आप जानते हो ना, आपने क्लोरोफिल का नाम सुना है। तो जो भी क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देता है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन कभी आपने देखा कि आपका जो टोमेटो है कभी वो ग्रीन कलर का रहता है, फिर जब वो पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। या जो चिली होती है, जो मिर्च होती है, वो हरे कलर की दिखती है, बाद में वो क्या कहते हैं रेड कलर की हो जाती है। तो ये क्रोम प्लास्टिक की वजह से होता है, ये प्लास्टिक की वजह से होता है। उस प्लास्टिक का नाम है क्रोमोप्लास्ट। So let's start. You might have noticed several small colored bodies in cytoplasm of the cell after the scansia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids. तो ये प्लास्टिड आपको प्लांट सेल में दिखेगा बेटा, ठीक है। और ये 3 टाइप्स होते हैं। जनरली आपके यहाँ तो 2 टाइप्स के ही हैं, लेकिन क्लोरोफिल को भी ऐड किया जा गया है, ठीक है। क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जो भी प्लांट्स में फूड मटेरियल होते हैं, जैसे आप एप्पल खाते हो तो एप्पल में जो चीजें मिलती हैं, या आप एलमंड खाते हो तो उसमें जो चीजें मिलती हैं वो एज अ ल्यूकोप्लास्ट फूड में स्टोर रहती है, ठीक है। मतलब एज ल्यूकोप्लास्ट में फूड स्टोर रहेगा, प्रोटीन हुआ, ये सारी चीजें, ऑयल्स हुए, फैट्स हुए, सारे स्टोर रहेंगे। और क्रोमोप्लास्ट क्या होगा, ये कलर देगा फ्लावर्स को, लीफ फ्लावर्स को कलर देगा, और आपके जितने भी फ्रूट्स हैं उनको कलर प्रोवाइड करता है। और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा। अब आप कंपैरिजन है, दोनों में कंपैरिजन आप कर सकते हो कि प्लांट सेल में क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, लेकिन एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होगी। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो ये सब कुछ कंपैरिजन है, आप इसको देख लीजिएगा। ये डायग्राम है आपका कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एनिमल सेल, तो यहाँ से भी ये चीजें क्लियर हो जाएगी। और कुछ पार्ट हैं कुछ प्लांट्स, जैसे कि कंपैरिजन में कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में आप देख सकते हो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट है। लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड और वैक्यूल को भी आप देख लेंगे और कर लेंगे। तो अभी आपका ये चैप्टर ओवर हो गया, पूरा एंड हो गया, पूरा खत्म हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।